सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपका अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग सोशल साइंस एनुअल 2024 के लिए मोस्ट वायरल पेपर देखने वाले, जो 12 तारीख को दोस्तों इससे सवाल रहेगा ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बता दो ये क्वेश्चन पर मैं बात करने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर, और इससे सवाल रहेंगे। मैं हर एक चीज को समझाऊंगा। सवाल इससे 100% कुछ ना कुछ जरूर आप लोग एग्जाम में बनेंगे, तो ध्यान से इसको देखिएगा अगर एग्जाम में अच्छा नंबर लाने दो। और एक काम जरूर कीजिए भाई, सभी को शेयर कर दीजिए, सभी को पता चल सके। किसी का अच्छा करोगे तो भाई आपका अच्छा जरूर होगा। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भाई किस बात की देरी है, जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए हर एक वीडियो फटाफट से पाने के लिए। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो दोस्तों सबसे पहला सवाल है, फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो दोस्तों फ्रांस में प्रथम विद्रोह जुलाई 1830 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जुलाई 1830। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी। ये किसका वक्तव्य है, किसका विश्वास था। तो ये जियुसेप्पे मैत्सिनी भैया का विश्वास था। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। देखिए इसका जो आंसर होगा फ्रांसीसी क्रांति नहीं होगा। इसका जो आंसर होगा ना क्या होगा, देखिए पूरे यूरोप की बात कर रहा है कि शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार कर दिया। तो किसने किया भाई, इसने यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। देखो 1848 में जो यूरोपीय देश के किसान थे, मजदूर थे, किस कारणों से विद्रोह कर रहे थे। गरीबी से, बेरोजगारी से, भुखमरी से। दोस्तों देखो एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बोल रहा हूं हम लोगों को, ठीक है। जब भी इस प्रकार का सवाल है जिसमें इनमें से सभी उत्तर रहे ना, उसी को मार देना का समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि मैक्सिमम टाइप 99.9% केसेस में वही आंसर आप लोग को हो जाता है इनमें से सभी। तो देखो इसमें जो आंसर होगा ना, गरीब भी होगा, बेरोजगारी भी होगा, भुखमरी भी होगा, यानी कि इनमें से सभी इसका उत्तर। देखिए आप लोग के सवाल एग्जाम में इस प्रकार सवाल रहेगा, इनमें से सभी हो सकता है 4-5 तो सवाल रहे। अगर किसी का आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आप इनमें से सभी मार देना, मैक्सिमम चांस है कि सही हो जाएगा। देखो 99.9% केसेस में सही हो जाएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है सवाल, आ रहा है तो बहुत बढ़िया, नहीं आ रहा है तो इनमें सही मार देना भाई, सही होने का मैक्सिमम 99.9% केसेस में सही होता है। अगला सवाल है, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। मैं आपको 1000 बार पढ़ा चुका हूं, यंग इटली किसने बनाया था। तो जी हाँ, जियुसेप्पे मैत्सिनी भैया ने बनाया था। ऑप्शन नंबर 2 जिंदाबाद। अगला सवाल देखो 6 नंबर, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया था। युद्ध के नाम पर कर्जे लिए गए थे, बिल्कुल सही बात। करों में वृद्धि की गई, सही बात। सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, सही बात। यानी सभी किए गए थे, तो इनमें से सभी। देखो प्रथम जब विश्व युद्ध हुआ तो रक्षा जो खर्चा हो गया रक्षा में, ठीक है, युद्ध में रक्षा व्यय में जो खर्चा हो गया, रक्षा में जो व्यय हुआ, उसका भरपाई कहां से करेगा भाई। युद्ध के नाम पर कर्जा लिया है, करों में टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है, सीमा शुल्क बढ़ा दिया है, इन सब के, तो इनमें से सभी हो जाएगा। और देखो इनमें से फिर सही हो गया। अगला सवाल, अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों की एकता के सूत्र में बांध सकता है, किनका विश्वास था। तो भाई अहिंसा जहां नाम आएगा तो बापूजी यानी महात्मा गांधी सबसे पहले रहेंगे। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव के लोग कौन सा मेले में, किस मेले में शिरकत करने के पहुंचे थे, यानी गए थे। तो भाई वैसाखी के मेले में 8 का 1 जो है सही हो जाएगा। 9 नंबर देखो क्या बोल रहा है, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। मतलब जो पत्र लिखा था तो किस चीज पर कर को खत्म करने के लिए कहा था महात्मा गांधी जी ने। तो जी हाँ, नमक पर जो कर लगा दिया था ना, टैक्स, उस कर को खत्म करने के लिए कहा था महात्मा गांधी जी ने। चलिए अगला सवाल है हम लोग का है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंद स्वराज नामक दोस्तों पुस्तक के जो लेखक है ना, वो महात्मा गांधी जी हैं। कौन है, महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो जर्मनी का एकीकरण का श्रेय दोस्तों वन एंड ओनली ऑटो वन बिस्मार्क, याद रखना, ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क इसका सही उत्तर हो जाएगा। और इससे सवाल रहेंगे भाई, नहीं देखोगे तो बहुत पछताओगे, ठीक है। 2022 का क्वेश्चन पेपर है, मैं बता दूं, और इसमें से सवाल बनेंगे ही बनेंगे। और जिस प्रकार से मैं समझा दे रहा हूं तो हो सकता है उससे और 1-2 सवाल ज्यादा पूछ जाए, लाभ होगा। नहीं देखोगे तो भाई दिक्कत होगी, इससे देखो और सही भी करो। चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो दोस्तों चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, फरवरी 1922। आप लोगों को कमेंट में डेट बताना है कितना तारीख को हुआ था ये चौरी चौरा की जो घटना हुई थी, कितनी तारीख को हुई थी। अगला क्वेश्चन 13 नंबर देखो क्या है भाई साहब, ये लो,
हाँ, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कह इस प्रक्रिया को क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ठीक है, तो इस प्रक्रिया को बोलते हैं पवन अपर्दन। देखो, पवन द्वारा जो ढालू मतलब इस प्रक्रिया को जो उड़ा कर ले जा रहा है, तो पवन क्या, पवन अपर्दन हो रहा है ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पवन अपर्दन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया जाता है, उनके नाम है। तो नाम क्या है? उत्पत्ति के आधार पर मैंने दो चीज बताया था, एक होता है क्या, उत्पत्ति मतलब स्टार्टिंग, तो इसमें दो होता है, एक होता है जैव और एक होता है अजैव, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, समाप्यता के आधार पर दो होता, तो होता है एक नवीकरणीय एक अनवीकरणीय। अगला 15वां सवाल देखो क्या बोल रहा है, निम्न में से किस मृदा को रेगुड़ मृदा या रेगर मृदा कहा जाता है? तो भाई काली मृदा, जी हाँ, जहां पर कपास की खेती की जाती है, याद रखना काली मृदा में, रेगुड़ से काली मृदा याद रख लेना। अगला प्रश्न, जून 1992 में ब्राजील के किस शहर में प्रथम राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो ये दोस्तों रियो डी जनरियो में जो है ना, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब किया गया था? 1992 में। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि 1992 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया गया था। कब किया गया था? 1992 में किया गया था। ये डेट भी ईयर भी याद रखना। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्य में खनिजों को कोयले के प्रचुर भंडार है? तो कौन सा राज्य में कोयला का प्रचुर भंडार है? तो इसका सही उत्तर हो जाए झारखंड हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? तो इसका सही उत्तर दोस्तों का झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भूभाग मैदान के रूप में पाया जाता है? कितना बार पढ़ाया आप लोग बताओ, मैदानी एरिया कितना होता है? 43% होता है। मैं आपको बता के याद करवा दिया हूँ। ठीक है, आप लोग बाकी दो भी याद रखना, एक पठारी और एक पर्वत। अगर आपको पठारी पूछ ले तो पठारी भाग 27% हो जाएगा। पठारी भाग कितना हो जाएगा? 27%। 43 और 27 कितना हो गया? 40 और 70%, बचा 30%। जो 30% होता है दोस्तों वो पर्वतीय भाग होता है, याद रखना। 43% मैदानी भाग, चूंकि मैदानी इलाका ज़्यादा है ये 43%। उसके बाद पठारी इलाका कितना है? 27%। तो 43 और 27 हो गया 70%, और बचा कितना? 30%, जो कि हो जाएगा पर्वतीय भाग। याद रखना, कोई भी सवाल एग्जाम में पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखिए, देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा खनिजों, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को? तो 27% की बात की गई, तो अभी मैंने कहा 27% क्या कहा जाता है? तो 27% को पठारी भाग कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, 20 नंबर, पंजाब में भूमि निम्नीकरण मुख्य कारण क्या है? तो भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण दोस्तों है अधिक सिंचाई। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? कौन सा प्रांत में सीढ़ीदार खेती? आपको बताया था उत्तराखंड या फिर उत्तरांचल बोलो, क्योंकि उसी से तो टूटा है, तो उत्तरांचल कह दो यहाँ पर, जो पहाड़ी इलाका है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि भारतीय वन्यजीव अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ? ये भी चीज बढ़ा चुका हूं आप लोगों को। 1972 में दोस्तों भारतीय वन्यजीव अधिनियम लागू हुआ था, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर 4 है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय वन्यजीव अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी परियोजना सतलुज ब्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों का काम आता है? कौन सी योजना है भाई? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा भाखड़ा नागल परियोजना। नाम है ब्यास, बस इसको मत मार देना। इसका सही उत्तर भाखड़ा नागल परियोजना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? तो जल की कमी क्यों हो रही है भाई? एक तो सूखा कारण हो रहा है, एक तो सिंचाई की बढ़ती मांग हो रही है, और एक जल की व्यर्थ बर्बादी, फालतू का बर्बादी हो रहा है। इनमें से सभी भाई, इनमें से सभी जो होगा वो तो कभी भी आंसर गलत होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा इनमें से सभी का सभी, इनमें से सभी। 25 नंबर क्या बोल रहा है, बेल्जियम में 1950-1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो भाई बेल्जियम में दो ही भाषा के ज़्यादातर लोग थे, फ्रेंच और डच, तो उन्हीं के बीच में तनाव बढ़ा होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि जैसा श्रीलंका में जैसा माहौल था वैसा बेल्जियम में नहीं था। बेल्जियम के बहुत सूझबूझ से बेल्जियम के लोग काम कर लिए थे। श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी के लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल, सॉरी 1 नहीं, बौद्ध धर्म, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 27 में देखो क्या बोल रहा है कि बेल्जियम में 1950-1960 के दशक में किन भाषाओं के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो बेल्जियम में, एक मिनट, हाँ ये हो गया, चलो, तो बेल्जियम में क्या हो रहा है? फ्रेंच और डच। तो बेल्जियम में रहता कौन है भाई? फ्रेंच और डच भाषी लोग रहता है ना, तो उन्हीं के बीच में तनाव बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंच और डच भाषी लोग हो जाएगा। नेक्स्ट 26 नंबर देखो क्या बोल रहा है, श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म को अपना मानने वाले हैं? तो श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग बौद्ध धर्म को ही मानने वाले हैं, तो 26 का जो है 3 बिल्कुल सही हो गया। तारे गिन गिन। आगे देखो 27 नंबर, लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे? लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में
राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो राजनीतिक शक्ति का स्रोत कौन है? लोकतंत्र का जो बुनियादी खंभा है कौन है? भाई जनता ही तो है, जनता है तभी तो लोकतंत्र है। ठीक है। अगला सवाल, सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, बिल्कुल सही बात। क्षेत्र विभाजन वाले बड़े राज्यों में भी चाहिए, और प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में सत्ता का विभाजन होना चाहिए, सत्ता का बंटवारा होना चाहिए, सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है इनमें से सभी, भाई मैंने फिर से कहा इनमें से सभी जो होगा वो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हो अगला सवाल। अगर आप लोग आंसर नहीं भी रहे तो 5, 6, 10 मतलब ऐसे ही उठा लोगे, इनमें से सभी मार के, समझ रहे हो? तो बहुत अच्छा ठीक बता रहा हूँ, बता देना सबको। निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो भाई जो सामाजिक टकराव है ना, समाज के बीच टकराव, मान लो हिंदू समाज मुस्लिम समाज के बीच टकराव हो जाएगा, हिंदू समाज मुस्लिम समाज, तो भाई दिक्कत होगा आगे जाकर। तो इससे क्या हो जाएगा? सामाजिक टकराव के कारण ये चीज होता है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, 30 नंबर, संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार किसे है? तो संविधान के अधिकारों का अधिकार व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को है सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 31 में देखो क्या बोल रहा है, पुलिस, व्यापार, वाणिज्यिक, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत है? तो भाई मैं तो सिर्फ याद रखूंगा पुलिस को, क्योंकि झारखंड पुलिस, तो झारखंड भाई जिला है, राज्य है ना, तो क्या होगा, झारखंड राज्य पुलिस है, तो भाई पुलिस है तो राज्य पुलिस में आ जाए, यानी कि राज्य सूची, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? तो भाई विशेष अधिकार केंद्र सरकार को ही प्राप्त है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, केंद्र शासित क्षेत्र वाले इलाकों में शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है 33 नंबर, कि जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो इसे क्या कहते हैं? तो बोलते हैं सत्ता का बंटवारा, यानी सत्ता का विकेंद्रीकरण। भाई सत्ता का पावर बहुत जगह बटेगा तो विकेंद्रीकरण तो आएगा। अगला प्रश्न है, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित राज्य सम्मिलित लक्ष्य, आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है? नियमित रोजगार, स्वतंत्रता, बेहतर मजदूरी। तो सब कुछ होना चाहिए भाई, रोजगार नियमित होनी चाहिए, स्वतंत्रता आज़ादी होनी चाहिए, और मजदूरी भी बेहतर मिलना चाहिए। ये नहीं कि चलो भाई वाके फाके मार रहा है, सो रहा है। ठीक है, तो इनमें से क्या हो जाए, इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। देखो इनमें से फिर से आंसर आ गया, देख रहे हो विनोद, किस तरह इनमें से सभी मार के हर एक क्वेश्चन का आंसर लाया जा रहा है। अरे हर एक का नहीं, कुछ का। देखो भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? याद रखना छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक है, उसके बाद उड़ीसा है, उसके बाद हमारा बिहार है, मतलब बिहार, उसके बाद झारखंड होगा शायद। अगला प्रश्न है, बिहार को मैं बहुत लोग अभी झारखंड ही मानते हैं, पता है। भारत में स्वच्छ बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? भारत में प्रचंड बेरोजगारी, एक मिनट, चलो, भारत में प्रचंड बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? तो भाई भारत में प्रचंड बेरोजगारी जो दिखाई देती है ना, वो कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। ठीक है, किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत किस वर्ग के देश में आता है? तो निम्न आय वाले देश में आता है भारत, याद रखना। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है कौन? जीडीपी, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। 39 में क्या बोल रहा है कि परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियों के प्रमुख उदाहरण हैं? तो भाई परिवहन है, भंडारण, मैंने आपको पहले कहा, ये सब जो होता है भाई तृतीय क्षेत्र के उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। चलो जी आगे बढ़ो, और आज का अंतिम सवाल देखो। जी हाँ, जो 2022 में पूछा गया था, अंतिम सवाल है, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी? देखो बस सवालों को थोड़ा समझोगे ना अच्छे से तो सवाल घुमा फिरा के आपको पूछ देगा वही वाला सवाल। तो बस उसके लिए आप लोग मेरा क्लास को देखो रेगुलर, एक भी दिक्कत नहीं होगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। तो कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में दोस्तों अल्प बेरोजगारी पाई जाती है। अल्प बेरोजगारी क्यों? मान लो कोई खेत है, उसमें से घर का सारे आदमी काम कर रहे हैं, तो क्या सारे लोग नियोजित है? कुल मात्रा में नियोजित है ना, मतलब सारे लोग काम तो कर रहे हैं, बट नहीं करने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, वो लोग थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। तो इससी जो अवस्था होती है ना कि भाई काम करने का जरूरी नहीं है बाड़ी में, बट बाड़ी में काम कर रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे उसको? अल्प बेरोजगारी बोलेंगे। ठीक है, तो ये था दोस्तों 40 सवाल, सभी को फटाफट से शेयर कर दीजिए, और आप लोग वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बोलिएगा। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर होगा तो भाई नेक्स्ट वीडियो जल्दी आ जाएगा। चलो लव यू ऑल, थैंक यू, जल्द मिलाएगा, जल्द मिलेंगे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।